नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार पांडे हूं और मेरा मोबाइल नंबर है 8601903636। IC38 का एग्ज़ाम बहुत ही आसान है और बहुत टफ भी है। टफ तब है जब कोई ठीक से पढ़ता नहीं है और कोई ठीक से बताता नहीं है। आसान तब है जब थोड़ा सा मन लगाइए और मेहनत करिए और प्रश्नों को अच्छे से देखिए। टेक्निक्स बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग टेक्निक्स बताते हैं, लेकिन टेक्निक्स का सहारा लेकर के परीक्षा को पास नहीं किया जा सकता। परीक्षा पास तभी हो सकती है जब हम सही से धीरे धीरे समय निकाल करके पढ़ें और उसको देखें और उसके बारे में जानें। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय आप मुझे दीजिएगा और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन सुनना और देखना आसान होता है। तो आप ये देख सकते हैं, पढ़ने का काम मैं कर रहा हूँ और सुनने और देखने का काम आप करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि मैक्सिमम उत्तर जो है प्रश्न में ही दिए होते हैं। तो देखिए, मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ। जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत शामिल निर्वाधित खंड के तहत किन की सुरक्षा की जाती है। मतलब इसे कह रहे हैं कि जीवन बीमा में किसकी सुरक्षा के लिए, मतलब किसकी सुरक्षा होती है। देखिए, इस तरह से विकल्प होगा: बीमाकर्ता की, बीमा धारक की, बीमा अभिकर्ता की, बीमा दलाल ब्रोकर की। तो प्रश्न को फिर ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत किसकी सुरक्षा होती है। इसका मतलब जो जीवन बीमा लेगा उसकी सुरक्षा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बीमा धारक की सुरक्षा होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें कहीं बीमा धारक है। देखिए, बीमा धारक, इसका मतलब विकल्प दूसरा सही है। ये प्रश्न एक कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि प्रश्न आने पर आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, कि बीमा अधिनियम की धारा 45 बीमा कंपनी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने से पॉलिसी धारक की रक्षा करता है, बशर्ते पॉलिसी ने का अवधि पूरा कर लिया हो। उससे उचित विकल्प चुनिए। मतलब ये कह रहे हैं कि पॉलिसी, एक ध्यान से सुनिए, एक 45 का धारा सेक्शन है इंश्योरेंस में, और दावे को द्वारा अस्वीकार किए जाने से पॉलिसी धारक की रक्षा करता है। मतलब कहने का कोई कंपनी पॉलिसी धारक की जो पॉलिसी होती है और वो उससे अपना पैसा डिमांड करता है, तो उस समय अगर कंपनी मना करती है पैसा देने के लिए, तो वो कितना समय होना चाहिए, उस समय में अगर आप करते हैं तो आपका पैसा वापस होगा, और नहीं करते तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। ये जानकारी अगर इससे मिल जाती है और ये अगर प्रश्न दोबारा आता है तो इस प्रश्न को भी आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, 1 वर्ष कह रहे हैं, 3 वर्ष कह रहे हैं, 5 वर्ष कह रहे हैं और 7 वर्ष कह रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है: 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष। तो अब आप इसमें से कौन सा विकल्प चुनिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये प्रश्न तुक्के वाला हो सकता है, क्योंकि प्रश्न से उत्तर का डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपको ये प्रश्न याद ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब इसमें 3 वर्ष तक, मतलब कंप्लीट हो जाने पर ही आप अपना पैसा ले सकते हैं। ये नियम है। आपने सुना होगा कि LIC की पॉलिसी को कम से कम 3 साल जमा किया जाना चाहिए। अब देखिए, ये प्रश्न यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने आपको बताया कि अगर LIC की कोई आपने ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसी ली है तो उसका पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप 3 साल उसको पैसा को जमा कर देंगे। अगर 3 साल से कम पैसा जमा किया है तो आपके द्वारा जमा किए धन के किसी भी तरह का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो देखते हैं विकल्प नंबर कौन सा सही है। देखिए, फिर से दूसरा सही है, मतलब 3 वर्ष सही है। तो मैंने अभी आपको 2 प्रश्नों की तैयारी कराई। अब मैं आपको तीसरे प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ। आत्महत्या खंड के अनुसार अगर पॉलिसी जारी होने के 3 वर्षों के बाद आत्महत्या के परिणाम स्वरूप बीमा धारक की मृत्यु होती है तो लाभार्थी को दावे के रूप में क्या प्राप्त होता है। प्रश्न बहुत सरल है। आत्महत्या खंड के अनुसार मतलब अगर कोई व्यक्ति सेल्फ सुसाइड करता है, क्या करता है, सुसाइड करता है, और 3 वर्षों के बाद ये करता है ना, तो 3 वर्ष तो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब वो जो उनका पीरियड होता है, जो कौन सा अर्ली क्लेम जो पीरियड होता है वो निकल गया। अर्ली क्लेम मतलब समझते हैं जल्दी क्लेम आना, मतलब पहली साल में क्लेम आना, दूसरी क्लेम में आना, और तीसरा 3 साल तक अर्ली क्लेम माना जाता है, जिसमें कंपनियों के पास अधिकार होता है कि वो 9 महीने तक आपके क्लेम को रोक सकते हैं। करेक्ट। तो अब ये 3 वर्ष हो गया तो मतलब 3 साल पूरा कर लिया। इसका मतलब ये है कि अब चाहे मृत्यु सुसाइड हो, चाहे वो दुर्घटना से हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से हो, या ऊपर से छत से नीचे गिरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या होगा, बीमा धारक द्वारा भुगतान प्रीमियम
नहीं, बीमा द्वारा भुगतान प्रीमियम का 2 गुना, पॉलिसी की पूरी बीमित राशि, पॉलिसी की पूरी बीमित राशि उसको मिलेगी। पॉलिसी की पूरी बीमित राशि उसको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसने 3 साल का जो पीरियड था वो पूरा कर लिया है। आप समझ गए मेरी बात? तो मैंने आपको यहाँ पर कितने प्रश्न बता दिए? 3 प्रश्न। तो अब मैं आपको चौथे प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन तीनों प्रश्नों को कभी नहीं भूलेंगे। आपको आइडिया लग चुका है कि कैसे प्रश्न को पढ़ने के बाद उत्तर की जानकारी करी जाती है। प्रथम प्रीमियम रसीद का क्या महत्व है? मतलब प्रथम प्रीमियम रसीद मतलब जैसे आपने पॉलिसी कराई और उसके बाद आपको क्या मिल गई? रसीद मिल गई। मतलब आपने अपना क्या करा लिया? बीमा करा लिया है। तो मुक्त अभिमुक्त फ्री लुक अवधि समाप्त हो गई ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया। एग्जैक्टली, एकदम सही बात है। अब पॉलिसी रद्द नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिसी ने एक निश्चित नगद मूल्य प्राप्त कर लिया, मतलब ये दूसरा वाला, यह प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया। देखिए यही करेक्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर करेक्ट है। देखिए ये देखो, दूसरा नंबर 2 नंबर सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने आपका जो है चौथा प्रश्न भी आपने तैयार कर लिया। अब इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। उस दस्तावेज की पहचान कीजिए जो बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच एक अनुबंध का प्रमाण बनाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, उस दस्तावेज की पहचान कीजिए। आपने सुना होगा बॉन्ड, सुना होगा ना बॉन्ड। तो देखिए कहाँ लिखा है, देखिए प्रस्ताव पत्र, दावा प्रपत्र, नामांकन प्रपत्र, पॉलिसी दस्तावेज, मतलब पॉलिसी का दस्तावेज, यही सही होना चाहिए। देखिए पॉलिसी का दस्तावेज करेक्ट है, क्योंकि क्या आपने लिया है? पॉलिसी। तो पॉलिसी किस में आएगी? दस्तावेज में आएगी, तो करेक्ट हो गया। करेक्ट ना? तो आप देखिए अब आगे चलते हैं। अब हम छठवें प्रश्न के लिए, अगर एक निश्चित पॉलिसी दस्तावेज का वर्णन करने के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता है और इससे एक अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो आमतौर पर इसे कैसे समझा जाएगा? नहीं, पे ध्यान दीजिए। अगर एक निश्चित पॉलिसी दस्तावेज का वर्णन करने के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता है और इससे एक अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो आमतौर पर इसे कैसा समझा जाएगा? बीमा धारक के पक्ष में ना, बीमाकर्ता के पक्ष में ना, पॉलिसी अमान्य घोषित की जाएगी और बीमा कंपनी से बीमा धारक का ब्याज के साथ प्रीमियम वापस करने के लिए कहा जाएगा। एकदम सही है दादा। इसलिए सही है क्योंकि जिस तरह से प्रश्न किया है उत्तर यही होना चाहिए। देख लेते हैं। लो, हम गलत हो गए दोस्तों। ये कह रहे हैं पहला है बीमा धारक के पक्ष में, मतलब बीमा धारक जिसने पॉलिसी ली है उसके पक्ष में चला जाएगा। ये कोर्ट का नियम है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कंपनी के रूप में कोई काम करते हैं और आपने इस तरह का दस्तावेज बना रखा है जिसमें ग्राहक को समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो आप ही के पक्ष में फैसला हो जाएगा। ये नियम है। तो मैं भी नहीं समझ पाया, तो आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे। धीरे धीरे दोनों लोग मिलकर समझ रहे हैं। तो अगर ये छठवां प्रश्न क्लियर हो गया ना, ये आज आप नोट कर लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ आपने अनुबंध किया और उसने ऐसी भाषा में लिखा, आपको हिंदी आती है और उसने कन्नड़ भाषा में लिख करके आपसे क्या करा लिए? सिग्नेचर करा लिए, तो वो अवॉइड हो जाएगा और वो जो फैसला है आपके पक्ष में हो जाएगा। करेक्ट? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपको मिला, यहाँ पर सीखने को मिला। अब आज हम 7वें प्रश्न पर चलते हैं। आयु की, देखिए आयु की असत्य कथन के संबंध में, मतलब आपकी उम्र की बात कर रहे हैं, वैध विकल्प चयन कीजिए। आयु कम करके बताने के परिणाम स्वरूप मूल पॉलिसी को कम राशि के लिए फिर से जारी किया जाएगा। आयु बढ़ाकर बताने के परिणाम स्वरूप सामान्य भुगतानिक प्रीमियम को वापस कर दिया जाएगा। प्रश्न ध्यान से फिर सुनिए। एज की बात कर रहे हैं। यदि आपने अपनी एज पॉलिसी लेते समय कम बताई है तब क्या होगा, और अगर आपने ज़्यादा बताई है तब क्या होगा? दोनों स्थितियाँ पूछ रहा है। अगर आपने ज़्यादा बताई है तो कम किया जाएगा और प्रीमियम वापस नहीं होगा। अगर आपने कम बताई है तो प्रीमियम ले लिया जाएगा और वो वापस नहीं होगा। दोनों ही केस में देखिए केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक है और न ही दो है ना। तो अब ये दोनों कह रहा है कि आयु, तो इसका मतलब क्या है? आयु कम करके बताने के परिणाम स्वरूप मूल पॉलिसी को कम राशि के लिए फिर से जारी किया जाएगा। एकदम करेक्ट है। आयु बढ़ाकर बताने पर परिणाम स्वरूप भुगतान
प्रीमियम को वापस कर दिया जाएगा। एकदम करेक्ट है, मतलब दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा एकदम परफेक्ट, 1 और 2 दोनों सही है। अब जरा देखते हैं आगे चल के कि 8वां प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से क्या एक मानक पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा नहीं है? देखते हैं कौन कौन से मानक है। पॉलिसी अनुसूची, मानक प्रावधान, पॉलिसी के विशेष प्रावधान, पॉलिसी जब्ती के प्रावधान। देखिए ये तीन एक ही चीज है। पॉलिसी अनुसूची, मानक प्रावधान, पॉलिसी के विशेष प्रावधान ये अलग है। पॉलिसी जब्ती का कोई मतलब होता नहीं है, पॉलिसी में कुछ जब्त नहीं होता है, तो यही आपका चौथा इसका सही है। अब बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच एक अनुबंध प्रमाण पत्र दीजिए। प्रस्ताव प्रपत्र, दावा प्रपत्र, नामांकन प्रपत्र। थोड़ा हट गया है, फिर चलते वहीं पर 9वें प्रश्न पर थे। तो ये देखिए नामांकन प्रमाण पत्र का मतलब होता है आपने फॉर्म भर दिया। पॉलिसी दस्तावेज ही मूल प्रमाण पत्र होता है। देखिए कौन सा, पॉलिसी, करेक्ट है, चौथा सही है ना। अब हम 10वें प्रश्न पे यहाँ पे अपना वीडियो क्लोज करेंगे। आपको सिर्फ हम 10वें प्रश्न की बात करेंगे, क्योंकि एक बार में सिर्फ हम 10 प्रश्न का ही वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप धीरे धीरे आसानी से पढ़ पाएं। तो अब देखिए पॉलिसी के मानक प्रावधान का एक उदाहरण दीजिए। अनुबंध लिखने के समय गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के कारण मृत्यु को प्रतिबंध करने वाला एक खंड, आत्महत्या खंड, कुछ बीमारियों को प्रतिबंध करने वाला खंड, पॉलिसी धारक को कुछ विशेषाधिकार देने वाला खंड। इसका मतलब दूसरा सही है इसमें, आत्महत्या खंड वाला। प्रश्न पर पढ़ लीजिए। पॉलिसी के मानक प्रावधान का एक उदाहरण है आत्महत्या खंड। मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। अब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आप देखिएगा। अभी पानी वानी पी लीजिए, मस्ती करिए, फिर उसके बाद देखिएगा। इससे ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।